वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हम ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर ग्रहों की गति के नियम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे उसी तरीके से हम ग्रहों की गति के नियम को पढ़ेंगे और कौन कौन से नियम हमारे पास हैं, किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स ग्रहों पर अप्लाई होता है, हम सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम। अब जो न्यूटन ने मोशन के अंदर नियम दिए थे ग्रहों की गति के नियम, केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे? केपलर। और इसे केपलर के गति के नियम भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले तीन नियम दिए थे, तीनों नियमों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्रम वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नियम क्या कहता है? ग्रहों की गति के नियम केपलर क्या कहता है? कोई पृथ्वी, जो सूर्य है, सूर्य ये हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या होंगे? जो ग्रह होंगे, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह होंगे, या तो क्या होंगे? वर्तीय पथ पर होंगे और या दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करेंगे। क्या कहा था फर्स्ट लॉ? क्या कहा था? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी प्लैनेट ग्रह होंगे हमारे पास, क्या होगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होंगे वो क्या होंगे? या तो दीर्घवृत्ताकार होंगे या वर्ताकार पथ पर क्या करेंगे? गति करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ओके, तो फर्स्ट नियम था, तो ये फर्स्ट नियम है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह या तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर या वर्तीय पथ पर क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। ओके, सेकंड देखिए क्या कहा था। सेकंड कहा था कि सूर्य, देखिए ये हमारे पास क्या है? सूर्य है। ओके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, मान लीजिए सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह है, उसके बीच की दूरी मान लीजिए मेरा ए प्लेनेट है, एक ग्रह है। ओके, तो एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, मतलब ये सूर्य है हमारा, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। अब देखिए, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा का समय के साथ उसका क्षेत्रफल भी क्या रहता है? बराबर। मान लीजिए पहले ग्रह यहां पर था, टी टाइम बाद ग्रह कहां पहुंचा? यहां पर पहुंच गया। कहां पहुंचा? यहां पर। फिर टी टाइम और बाद यहां पर पहुंचा, फिर टी टाइम और बाद यहां पर क्या हुआ? हमारा ग्रह पहुंच गया। ओके, तो ये समय के अनुसार क्या हुआ? उसकी पोजीशन चेंज हुई। क्या हुई? पोजीशन चेंज। मान लीजिए टी समय में इतना क्षेत्रफल उसने कवर किया, फिर अगले टी समय में इतना क्षेत्रफल कवर किया, फिर अगले टी समय के अंदर इतना क्षेत्रफल उसने क्या किया? कवर किया। तो कहने का मतलब समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करता है? तय करता है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रफल जो होगा वो समय के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब समान समय के अंतराल, देखिए टी टाइम के अंतराल में जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो भी बराबर रहेगा, इसमें भी बराबर रहेगा, इसमें भी बराबर, और हमारे पास जो ये अंतिम वाला है इसमें भी बराबर क्षेत्रफल रहेगा। ये था इसका सेकंड लॉ। क्या था इसका? सेकंड लॉ। फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो सूर्य है वो या तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह होंगे या तो वर्ताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। और सेकंड कहा था किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या होगी? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। अब देखिए थर्ड वाला, अब कह रहे हैं कि थर्ड के अंदर क्या होगा? हमारे पास सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का आवर्तकाल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का आवर्तकाल। अब देखिए आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, जो भी इसका टी को क्या कहा जाता है, समय अंतराल, और समय को आवर्त कहा जाता है। आवर्तकाल दूरी के किसके बराबर होगा, आवर्तकाल का वर्ग दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहां पर एक रिलेशन दिया गया है, देखिए यहां पर जो आवर्तकाल है टी स्क्वायर वो समानुपाती होगा किसके, दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, टी स्क्वायर समानुपाती होगा आर की पावर 3 के। ओके, तो ये 3 नियम दिए थे केपलर ने, और तीनों नियमों के अंदर अब देखिए यहां पर सूर्य के और चारों ओर, देखिए ये हमारे पास क्या है, आर डिस्टेंस है, दूरी है सूर्य से जो हमारे ग्रह के बीच की। अब उनके बीच का जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, वो आर की पावर क्यूब के क्या होता है, हमारे पास प्राप्त होता है। तो एक केपलर के गति के नियम है, ग्रहों के गति के नियम भी कहा जाता है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले दीर्घवृत्ताकार पथ पर या वर्ताकार पथ पर गति करता है। सेकंड, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय के अंदर समान आवर्तकाल, समान क्षेत्रफल तय करती है, और आवर्तकाल क्या होगा, टी की स्क्वायर समानुपाती होगा आर की पावर क्यूब के। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया है कि समानुपाती कौन सा रिलेशन होता है, दोस्ती का। जैसे जैसे आवर्तकाल बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी 3 की पावर के रूप में बढ़ेगी। ओके, तो इन दोनों के बीच में दोस्ती का रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, यहां तक हमने पढ़े गति का नियम। अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। अब देखिए सूर्य के चारों ओर डिफरेंट ग्रह हमारे पास हो सकते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या हो सकते हैं, विभिन्न ग्रह जो हमारे पास हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब एक डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी जो रीट के विद्यार्थी हैं वो फिजिक्स के संपूर्ण पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर इस तरीके से हमारे पास क्या है, ग्रह है। क्या है, ग्रह। अब हमारे पास 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह कौन कौन से ग्रह होंगे, मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। ओके, और मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। ओके, तो ये हमारे पास कितने हुए, 7। एक ग्रह हमारा कौन सा है, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शुक्र। तो ये हमारे पास कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह। कितने ग्रह, 8 ग्रह। एक प्लूटो है जिसकी हम स्टडी नहीं करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहा जाता है। सूर्य क्या है, देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, तारा। तारा का मतलब जो खुद का प्रकाश से चमकता है। तारा क्या होता है, खुद के प्रकाश से क्या होता है, चमकना, तारा कहलाता है। और सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी होंगे वो ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कितने होंगे, जो ग्रह होंगे, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर हम क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, अब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, अब देखिए इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को उपग्रह कहा जाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। अब देखिए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को उपग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा।
ओके, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। अब हमने देखिए उपग्रह है, एक तो प्राकृतिक है एक कृत्रिम है। प्राकृतिक का मतलब जो हमें नेचुरली प्राप्त है और जो हम यहाँ से किसी वायुयान द्वारा हम किसी दूसरे प्लैनेट्स पर क्या भेजते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं। देखिए पृथ्वी का कृत्रिम, भारत का जो पृथ्वी के अंदर जो भेजा गया कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। क्या है, आर्यभट्ट। ओके, तो आपने बेसिक बात याद रखनी है। ओके, अब देखिए अब ग्रह है वो क्या होगा, ग्रह के चारों ओर क्या लगाती है, सैटेलाइट चक्कर, और सैटेलाइट को उपग्रह कहा जाता है। ओके, तो ये बेसिक बात है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन से हैं, ये ग्रह हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, प्राकृतिक, चंद्रमा है। तो ये बेसिक सी बातें हैं। ओके, अब बात करते हैं कक्षीय वेग की। कक्षीय वेग, अब देखिए कक्षीय वेग क्या है, किसी प्लैनेट्स के, किसी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला किस वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, ऐसी न्यूनतम जो वेलोसिटी है उसको क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। तो डेफिनेशन लिखनी है आपने कक्षीय वेग की, बहुत इजी है, समझना है कक्षीय वेग को। और कक्षीय वेग के साथ साथ ही हमारे जो रॉकेट वायुयान होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या भेजा जाता है। ओके, तो यहां पर हमने कक्षीय वेग को डिस्कस करना है। कक्षीय वेग v0 से, और इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहा जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहा जाता है। देखिए कक्षीय वेग है क्या, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, अब देखिए कोई उपग्रह है उसको अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो मिनिमम वेग की आवश्यकता होती है, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाते रहने के लिए या चक्कर लगाने के लिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहने के लिए जो, अब देखिए मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, न्यूनतम वेग, क्या कर रहा हूं, किसी उपग्रह को कक्षा में चक्कर लगाते रहने के लिए जो न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, कक्षीय वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, कक्षीय वेग कहलाती है। अब देखिए किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, कक्षीय वेग कहलाती है। ओके, तो पृथ्वी पर ये देखिए ये पृथ्वी है और यहां पर जो हमारे पास क्या है, उपग्रह है, तो एक कक्षीय वेग क्या होगा, सारे उपग्रह को एक सर्कल के अंदर, एक वेग वेलोसिटी के अंदर, जहां पर पृथ्वी क्या होगा, जहां पर पृथ्वी के चारों ओर जो मिनिमम वेग से गति कर रही है वर्तीय पथ पर, उसको कक्षीय वेग कहा जाता है। यानी ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर वेलोसिटी हो रही है, वेग से किस वेग से जा रही है। ओके, अब देखिए अब ये जो बल होगा, यहां पर जो वेग होगा वो अभिकेंद्रीय, जो अभिकेंद्रीय बल के अकॉर्डिंग होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर होगा। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल, क्या होता है, गुरुत्वीय बल के अकॉर्डिंग लगता है। तो आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और मैंने वहां गुरुत्वीय बल के अंदर स्टार्टिंग लेक्चर 1 में कहा था कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल गुरुत्वीय बल को प्रभावित करते हैं। ओके, तो केंद्र पर जो लगने वाला बल है वो गुरुत्वीय बल को डिस्कस कर रहा है। ओके, अब V नोट का फॉर्मूला किस तरीके से डिस्कस करते हैं। V नोट बराबर यहां पर G ME, यहां RE प्लस H, ये इसका कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है, जहां पर ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, किसका, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और H क्या है, H हमारे पास दूरी कहलाती है, किसकी दूरी, सतह से दूरी, यानी ग्रह की सतह से दूरी। तो यहां पर हम सतह की दूरी को डिस्कस करेंगे।
ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमने वहां पलायन वेग का फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या होता है पलायन वेग का फॉर्मूला, जिससे हम v से डोनेट करते थे gm/r, gm/r, ये होता था हमारा पलायन वेग। क्या होता था? पलायन वेग। अब यदि पलायन वेग और कक्षीय वेग के अंदर हमें रिलेशन लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए यहां पर हम पलायन वेग को लिखते हैं। पहले पलायन वेग क्या था? 2√gm/r, 2√gm/r। अब यहां देखिए बात, g का g ऑलरेडी है, m ऑलरेडी है। अब r के अंदर जो जो चेंजिंग है, देखिए h का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी जो कक्षीय वेग के मान में कमी होगी। देखिए सतह से जब दूरी बढ़ती है तो कक्षीय वेग के अंदर भी क्या होगा? कमी आएगी। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर कक्षीय वेग है, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, सतह से दूरी बढ़ेगी, तो कक्षीय वेग क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कक्षीय वेग में क्या आएगी? कमी आएगी। तो कक्षीय वेग में चक्कर लगाने के लिए किया गया कार्य 0 होता है। अब यहां पर स्टार्टिंग का जो लेक्चर है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर मैंने एक बात बताई थी, जो विस्थापन होगा कार्य होगा 0। अब कक्षीय वेग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने नोट करनी है। कक्षीय वेग में एक चक्कर लगाने पर, कक्षीय वेग में एक चक्कर लगाने पर किया कार्य कितना होगा? किया कार्य 0 होता है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखनी है। अब क्यों होता है? देखिए कक्षीय वेग के अंदर कक्षीय वेग क्या होगा? मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है, मान लीजिए यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां तक वापस आया, तो यहां से स्टार्ट यहां तक वापस, तो विस्थापन कितना? विस्थापन कितना? 0। और विस्थापन 0 होते ही क्या होगा? विस्थापन 0 होते ही कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? विस्थापन 0 होते ही यहां पर क्या होगा? वेग 0 हो जाएगा। वेग 0 होते ही यदि हमने कोई वर्किंग नहीं की, हमने कोई विस्थापन ही नहीं किया, तो जहां से वस्तु गई, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने वहां पर बताया था कि यहां से शुरू और यहां से खत्म, विस्थापन 0, तो वर्किंग कार्य भी कितना आएगा? 0 होगा। तो यहां पर कक्षीय वेग में एक चक्कर लगाने पर किया गया कार्य भी कितना होता है? 0 होता है। किसी भी एग्जाम्पल के अंदर पूछा जाए कि कक्षीय वेग के अंदर यदि मैंने एक चक्कर लगाया है तो आगे कोई ऐसी क्वांटिटी दी गई हो और आंसर के अंदर 0 हो, तो आपने बड़े ही ध्यान से वहां पर 0 पुट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछने का वे क्या होगा कि सिंपल वे लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज सिंपल है। यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को पिक कर पाएंगे। और हमारा स्टार्टिंग के अंदर टारगेट रहा है कि हर 5 में से 5 मार्क्स को अचीव करना। हमें एक भी नंबर कटने नहीं देना है और हम कटने नहीं देंगे, क्योंकि हमने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर किया है। न्यूमेरिकल सेशन भी शुरू करने वाला हूं। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे पलायन वेग और कक्षीय वेग के अंदर रिलेशन। अब देखिए यहां पर h को हम नगण्य मान लें तो क्या होगा? VE होगा वो √2 इंटू V0 के इक्वल, यानी पलायन वेग होगा वो √2 इंटू कक्षीय वेग के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? कक्षीय वेग के गुणनफल के बराबर होगा। ओके, तो यहां तक हमने रिलेशंस को पढ़ा है। ये कक्षीय वेग की डेफिनेशन है। अब देखिए जो रॉकेट उपग्रह हैं उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, हम उनको भी कंसीडर कर लेते हैं कि रॉकेट भेजते हुए या किसी भी सैटेलाइट को भेजते हुए हम कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उनको भी हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखिए आप मान लीजिए मेरे पास ये पृथ्वी है, ओके, और ये हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ओके, ग्रेविटेशन क्षेत्र। ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की क्या है? सतह है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। हम यहां पर कंडीशंस फॉलो करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है? और यहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, अब पलायन वेग क्या होता था? किसी सैटेलाइट को, किसी ग्रह को, उपग्रह को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए आवश्यक वेलोसिटी क्या कहलाती थी?
क्या कहलाता था हमारे पास? पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर ले जाने में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाने में। और कक्षा का कक्षीय वेग क्या होगा? कक्षीय वेग इसकी सतह पर लगेगा v0, ये होगा कक्षीय वेग। क्या हो जाएगा ये? कक्षीय वेग। तो ये हमारे पास क्या है? एक रफली डायग्राम है जिससे हम क्या करेंगे? सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, यदि हम किसी पृथ्वी से किसी उपग्रह को हमने बाहर भेजना है। अब देखिए यहां पर सिंपल डेफिनेशन देखिए, कक्षीय वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग जिस पर क्या होता है? ग्रह चक्कर लगाता है। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए मुझे यहां से रॉकेट को क्या करना है? बाहर भेजना है। कहां भेजना है? बाहर भेजना है। तो क्या होगा? यदि रॉकेट का वेग कक्षीय वेग से ज्यादा है तो इसकी सतह को पार कर जाएगा। यदि पलायन वेग से ज्यादा है तो पलायन वेग की सतह को बाहर कर गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाएगा। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? फर्स्ट केस लिखिए आप, यदि v की जो वैल्यू है, यहां पर वेग लग रहा है वो v से डोनेट किया है। यदि v छोटा है, किससे? v छोटा है v0 से, कक्षीय वेग से छोटा है। यदि कक्षीय वेग बड़ा है और v छोटा है तो क्या होगा? जो हमारा रॉकेट है वो पृथ्वी पर ही रह जाएगा। यदि हम पृथ्वी से किसी रॉकेट को भेजना चाहते हैं, कक्षीय वेग से छोटा वेग है उसकी वेलोसिटी कितनी है? कक्षीय वेग से छोटी है, तो क्या होगा? वह पृथ्वी पर ही रह जाएगा। सेकंड बात देखिए आप, यदि हम बड़ा कर दें वेग किसको? वेग को कक्षीय वेग से बड़ा कर दें या बराबर कर दें, या हम बराबर की बात कर लेते हैं पहले, बराबर कर दें। यदि कक्षीय वेग को इसके वेग के बराबर कर दे तो क्या होगा? यह पृथ्वी की सतह पर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। पृथ्वी की सतह पर चक्कर लगाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट के अंदर यदि हम क्या करें? यदि हम v को बड़ा कर दें किससे? v0 से, और इन सभी को पलायन वेग से छोटा कर दें, या इस तरीके से लिख लीजिए आप, v0 छोटा है, v बड़ा है, और v छोटा है किससे? ve से, यानी पलायन वेग से छोटा है। तो क्या होगा? प्लैनेट जो होगा, जो हमने भेजा रॉकेट है, वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करेगा। किस पर करेगा? दीर्घवृत्ताकार पथ पर हमारे पास गति करेगा, चक्कर लगाएगा। ओके, और यदि v है वो ve के, यानी पलायन वेग के क्या हो? बराबर हो, तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाएगा? हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा और वृत्तीय पथ पे क्या करेगा? गति करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा। यदि v से बराबर हो जाए तो बराबर होने पर क्या होगा? यहां से गया, यहां से जाते ही क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो क्षेत्र है उससे बाहर चला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या होगा? यदि पलायन वेग ज्यादा हो गुरुत्वाकर्षण बल से, तो क्या होगा? अति प्रवलयाकार पर गति करेगा। ये देखिए, यदि पलायन वेग ज्यादा हो, बराबर हो, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश करेगा। यदि ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अति प्रवलयाकार पथ पर चक्कर लगाएगा और बहुत दूर चला जाएगा। किससे? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यदि कक्षीय वेग और रॉकेट का वेग बराबर हैं तो स्थिति बताइए। यदि कक्षीय वेग और रॉकेट का वेग बराबर हैं तो स्थिति बताइए। तो क्या होगा? पृथ्वी पर ही गिर जाएगा या पृथ्वी से बाहर जाएगा? अति प्रवलय होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। तो क्या होगा? पृथ्वी पर ही टिका रहेगा। यदि पूछ ले बराबर हो कक्षीय वेग के, तो पृथ्वी की सतह पर चक्कर लगाएगा। यदि जो हम कह दें कि जो वेग है
वो तो छोटा है, इस तरीके का रिलेशन दे दिए तो यहां दीर्घवृत्ताकार पथ पर होगा। यदि पलायन वेग के बराबर है तो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल पलायन वेग जो हमने बल दिया है, वेग दिया है, वो पलायन वेग के ज्यादा हो जाए, पलायन वेग से ज्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, अति प्रवलयाकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो ये बेसिक बातें हैं, इन बातों को हमने कंसीडर करना है, समझना है, ताकि हमारे एग्जाम के अंदर इन बेसिक बातों से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आ जाए। आएगा तो हम यहां से पिक कर कर उठाएंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। देखिए दोबारा देखिए, किसी ग्रह को बाहर भेजना है, बाहर भेजने के लिए इसका वेग v, कक्षीय वेग v0, उसकी सतह पर चक्कर लगाना कक्षीय वेग, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होगा, किसी प्लेनेट को बाहर भेजने के लिए जो वेग दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर भेजने के लिए, वो पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग के अंदर हम यदि इन रॉकेट को भेजना चाहते हैं, रॉकेट को भेजना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए भेजने के लिए इन सभी बातों को फॉलो करते हैं। यदि इन बातों को फॉलो नहीं करता है, इन कंडीशन को नहीं करता है, तो ये रॉकेट हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को किसी दूसरे ग्रह पर नहीं भेज पाते हैं। ओके, तो हमने सारी बेसिक बातें कंसीडर की हैं, और भी कुछ हम इसके जो टॉपिक्स हैं हम क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और अवश्य कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर रीड से संबंधित फिजिक्स का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपस्थित रहेगा। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर रीड जो होगा, रीड लेवल 2 लिखा होगा, आप क्लिक करेंगे तो रीड से संबंधित सारी की सारी भौतिक विज्ञान की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो होगी, वो आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। आज के लिए धन्यवाद।